अक्सर कहा जाता है कि घर की नींव एक महिला होती है, लेकिन वही महिला अपने स्वास्थ्य को हमेशा आखिरी में रखती है। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपनी थकान और हेल्थ इश्यूज को नजरअंदाज कर देती है और अक्सर अपनी हेल्थ चेकअप्स को भी टालती रहती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक महिला ही स्वस्थ नहीं होगी तो क्या एक परिवार खुशहाल रह पाएगा? नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ नक्षत्र में और मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी। आज हम बात करेंगे महिला के स्वास्थ्य से जुड़े उन अहम पहलुओं की जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, चाहे बात हो हार्मोनल इंबैलेंस की, मेंस्ट्रुअल इश्यूज, प्रेगनेंसी केयर या फिर मेंटल वेलबींग की। इन तमाम चीजों पर सही जानकारी और महत्वपूर्ण जागरूकता काफी ज्यादा अहम है और इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सदर हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वसुधा झा, जो वर्षों से महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं और हजारों महिलाओं को स्वस्थ जीवन की दिशा भी दिखा चुकी है। तो सबसे पहले डॉक्टर वसुधा, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज पर। और हेल्थ नक्षत्र हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम अपने दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा मेडिकल संबंधित जानकारी देते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर वसुधा, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि अगर आज के दौर को देखूं तो ऐसे कॉमनली हेल्थ प्रॉब्लम्स महिलाओं में कौन सी देखने को मिल रही है और इसका मेन रीजन या मुख्य कारण क्या है? आजकल की महिलाओं में मासिक की अनियमितता, समय पे मासिक नहीं आना, मासिक में पेट में तेज दर्द होना, एंडोमेट्रोसिस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, फाइब्रॉइड यूट्रस, इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है हम लोगों को। आपने जैसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जो बताए, पीसीओएस, पीसीओडी या फिर लेट पीरियड्स आना, इन सब के पीछे मेन रीजन क्या है आज के दौर में? मेन रीजन आज का लाइफस्टाइल है, अपने हेल्थ को इग्नोर करना है, बहुत ज़्यादा जंक फूड, रूटीन प्रॉपर नहीं रखना, लेट नाइट, मोबाइल एडिक्शन, ये सब को भी कह सकते हैं हद तक जिम्मेवार है। एक शारीरिक एक्टिविटी बहुत कम है लोगों में, बहुत देर तक चेयर में बैठ के करने वाला काम है या वर्क फ्रॉम होम है तो भी घर से काम करते हैं, तो खाने पीने के समय का प्रॉपर नहीं होना और गलत खान पान जीवन शैली जो है वो जिम्मेवार है मेरे हिसाब से। जैसे आपने बताया लाइफस्टाइल आज का पहले के मुताबिक बहुत ज्यादा बदलाव देखने को, स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है और जैसा हमने देखा कि आज के दौर में फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है। महिलाओं के हार्मोनल इंबैलेंस पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है इसका? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि उनका सारा रूटीन ही मतलब सर्केडियन रिदम जिसको हम लोग बोलते हैं पूरी तरह से डिस्टर्ब है। लेट नाइट जगना, सुबह देर से उठना, सारा रूटीन टाइम पे नहीं करना और जो भी खान पान है उनका बिल्कुल ही गलत है ना। चीनी, मैदा, ये सब जो पैक्ड फूड है ये सब ज़्यादा खाने के वजह से वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ओबेसिटी, हाँ एकदम, और ओबेसिटी ज़्यादा होने के वजह से सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आज के दौर को देखें तो सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है, सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है और अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं। इसका कितना मिसकम्युनिकेशन देखने को? बहुत ही ज़्यादा है ये मिसकम्युनिकेशन। तो पहले से खुद से मेडिसिन भी ले लेते हैं वो लोग बिना जाने, बिना जांच कराए, बिना कोई भी ब्लड टेस्ट के, बिना डॉक्टर से मिले कोई भी दवा कभी नहीं लेना चाहिए, है ना। तो अपने से खुद का डॉक्टर नहीं बनना है। अगर आपको जानकारी है तो उसको क्रॉस चेक कम से कम कर लीजिए, एक बार आप मिल लीजिए, अपना जो भी हार्मोनल प्रोफाइल है वो करा लीजिए, टाइम टू टाइम टेस्ट कराइए। कोई भी सिम्टम्स है तो उसको इग्नोर नहीं करना है ना, और अपने से अपना इलाज भी नहीं करना है। जैसे आपके पास रोजाना हजारों जो पेशेंट्स आते हैं, तमाम महिलाएं आपके पास आती हैं, एक हेल्दी, एक स्ट्रॉन्ग महिला के लिए कौन सी बेसिक जो टेस्ट कहें या चेकअप्स कहें उन्हें रेगुलरली करवाने की ज़रूरत है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो 6 मंथ और एनुअली भी करा सकती हैं वो अपना ब्लड टेस्ट, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल। अगर एज 30+ है तब आजकल तो सारी बीमारियां उम्र से पहले भी देखने को मिल रही हैं, अगर सिम्टम्स है तो पहले भी कराना चाहिए उनको। थायराइड का भी झारखंड में बहुत ज़्यादा है, तो फीमेल में हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा या थायराइड डिसबैलेंस ही बहुत ज़्यादा है इधर, तो थायराइड का भी चेकअप कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए, कंप्लीट ब्लड काउंट, क्योंकि एनीमिया भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, महिलाओं में इग्नोर करती हैं, उनका खान पान सही नहीं होता है। और प्यूबर्टल एज में जो गर्ल्स हैं उन लोग में भी बहुत ज़्यादा एनीमिया हम लोगों को देखने को मिलता है। तो वो सब थोड़ा थोड़ा बीमारी बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर समय से उस पर ध्यान दिया जाए तो उसको हम लोग टाइम रहते सही कर सकते हैं और फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने का चांसेस रहेगा। आज के दौर को देखें डॉक्टर, तो छोटी छोटी जो बच्चे हैं, 8 से 9 साल की बच्चियां को पीरियड स्टार्ट हो जाती हैं, लोग लेट से शादी करते हैं, मेनोपॉज का जल्दी आ जाना, इन सभी बदलावों को आप कैसे देखती हैं?
बहुत ही खराब असर हमारे सोसाइटी में आजकल देखने को मिला है। छोटी बच्चियों का वजन बहुत ज़्यादा होता है। एक तो इतने जंक फूड खाते हैं, वो पैक्ड कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब जो है, माँ बाप भी ध्यान देते हैं, ऐसे नहीं कह सकते मैं कि इग्नोर करते हैं, लेकिन थोड़ा चेक करने का ज़रूरत है कि मीठी चीज़ें, मैदा से बनी चीज़ें, एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब अपने बच्चों को कम से कम देने की कोशिश कीजिए। जो ट्रेडिशनल फूड है हमारा होममेड, वो सबसे सही है ना। कॉम्बिनेशन फूड जो घर में बनाती थी हमारी दादी नानी, मैं बोलूँगी कि वो अच्छा है कंपैरेटिवली पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने के अपने बच्चों को। उनसे बहुत ही साइड इफ़ेक्ट दिखने को मिलता है, क्योंकि उनमें नमक बहुत ज़्यादा है, चीनी बहुत ज़्यादा है, पैक्ड फूड जो है उसमें, और वो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन को, हमारे वेट को इफेक्ट करता है। वेट को इफेक्ट करता है, हार्मोन को इफेक्ट करता है। छोटी बच्चियों का वजन 50-60 किलो रहता है, तो उन लोगों का इस सब कंडीशन में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होने का चांसेस है, जिनका पीरियड्स आ चुका है, या फिर अर्ली पीरियड्स होने के भी चांसेस होते हैं। वेट ज़्यादा होगा तो फिर बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगी, हार्मोनल एकदम। आज आपने कॉमनली एक डिजीज़ बताया, एक जो कॉमनली हेल्थ इश्यूज जो विमेंस में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, पीसीओडी और पीसीओएस। एक्चुअली ये क्या है? अगर इन्हें बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करना पड़े तो कैसे डिफाइन करेंगे? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स है एक साथ में उस जगह में। तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है कि वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, फिर पीरियड्स इरेगुलर आते हैं या नहीं आते हैं या कम आते हैं, है ना। यंग लड़कियों में और महिलाओं सभी में ये तरह का देखने को मिल रहा है आजकल। उसमें वजन बढ़ जाता है, चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स आने लग जाते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, फिर चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं, हाँ, क्योंकि एंड्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसीलिए, और वजन बढ़ जाता है। और आगे चल के फर्टिलिटी इशू भी बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों को। फिर बच्चे लेने में भी, जब उनकी शादी हो जाती है तो बच्चे लेने में भी बहुत प्रॉब्लम आता है। पीसीओएस को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में मिथ्स भी देखने को मिल रही है, स्पेशली फर्टिलिटी को लेकर। हाँ। इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसा नहीं है कि पीसीओएस के मरीज ये कोई बीमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड है ना, तो इसको सही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनका फर्टिलिटी घट तो जरूर जाता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि फर्टिलिटी पे असर नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंसीव नहीं कर सकती हैं। अगर अपना लाइफस्टाइल सही रखें और सही ट्रीटमेंट ले डॉक्टर के गाइडेंस में, तो आराम से कंसीव कर सकती हैं। बहुत सारे केसेस में प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल जाता है हमारे यहाँ। तो पीसीओएस जो पेशेंट्स होते हैं, ऐसे कौन से डाइट, एक्सरसाइजेज या लाइफस्टाइल वो चेंजेस कर सकते हैं ताकि उनके लिए बेनिफिशियल हो सके? पीसीओएस का मेन ट्रीटमेंट मेडिसिन के साथ साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी है। हम लोग सबसे पहले उनको बोलते हैं कि अगर 2 तरह का पीसीओएस होता है, एक होता है ओबीज होते हैं जो पेशेंट, या एक दूसरी होती है कि लीन पीसीओएस होता है। आजकल लीन पीसीओएस भी काफ़ी कॉमन है, जिनका वेट नहीं बढ़ा होता है लेकिन उनका लाइफस्टाइल सही नहीं होता है कहीं ना कहीं, तो फिर उसको मॉडिफाई करने के लिए बोलते हैं हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज 45 मिनट्स 1 आवर जो भी फॉर्म में करना चाहते हैं, योगा कर सकती हैं, वॉकिंग कर सकती हैं, जिम जा सकती हैं, जैसे ही उनको कंफर्टेबल लगता है। कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जरूरी है हम लोग बोलते हैं उनको करने के लिए। और एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट का भी बहुत मॉडिफिकेशन कराते हैं और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उनको चीनी, मैदे से बनी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें नहीं खाने, पानी ज़्यादा पीने के लिए, और मतलब हेल्दी डाइट खाने के लिए बोलते हैं, स्प्राउट्स ऐड करने के लिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करने के लिए अपने डाइट में, और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हमें प्रिवेंशन के बारे में आपने बताया, प्रिवेंशन के बारे में, लेकिन पीसीओएस होने पे अर्ली सिम्टम्स क्या, साइंस क्या होते हैं जो एक पेशेंट को समझ में आ सकता है? मोस्टली जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं सबसे पहले यही बोलती हैं कि उनका पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहा है ना, टाइम पे मासिक नहीं आता है, एक्सटेंड हो जाता है, या फिर बहुत कम आता है, स्कैंटी मेंसेस हो जाता है, शरीर फूला फूला लगता है उनको, है ना जी। और हेयर्स आने लग जाते हैं, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, या वजन अचानक से बढ़ गया है, ऐसे टाइप का सिम्टम्स। आज के अगर दौर को देखें तो जनरली जो लड़कियां हैं या फिर जो एक कपल होते हैं लेट से शादी करते हैं और प्रेगनेंसी भी लेट से होती है, प्रेगनेंसी की आइडियल एज क्या होनी चाहिए? प्रेगनेंसी का आइडियल एज 20 to 30, 35। आजकल कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, तो ये गलत नहीं है, 35 में भी प्रेगनेंसी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 to 30 में करना सही रहता है। कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम होते हैं। बच्चों में भी जो जन्मजात बीमारियां होती हैं, जो माँ 20 से 25 साल के अंदर कंसीव करते हैं, उसमें हेल्दी बेबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बाद में भी मॉनिटरिंग के थ्रू टाइम टू टाइम जो उनका मार्कर्स है वो सब करवा करके हेल्दी बेबी मिलता है। 35 तक भी बेबी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। जैसे आपने बोला कि आज के दौर में करियर ओरिएंटेड वुमेन ज़्यादा होती हैं, प्रेगनेंसी कोई दिक्कत बट उसका कहीं ना
कहीं हमारे हेल्थ पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर लोग उससे। हाँ, इस देखो घर और बाहर महिलाओं को, जैसे आपने शुरू में ही कहा था कि घर और बाहर दोनों संभालने के चक्कर में वो खुद को ही इग्नोर कर देती हैं, तो वो सही नहीं है। अगर आप खुद हेल्दी रहेंगे, जैसे पहले बोलते थे, अभी भी बोलते हैं कि पढ़ी लिखी माँ जो होती है वो पूरा फैमिली को पढ़ा लिखा बनाती है, तो जो हेल्दी माएँ होती हैं घर की, वो फैमिली को भी हेल्दी बनाती हैं। उनका खुद का रूटीन अगर हेल्दी होगा, वो हेल्दी खाना खाएंगी, रूटीन उनका सही रहेगा, तो वो अपने बच्चों को भी वही सिखाएंगी, फैमिली में भी वही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो एक हेल्दी माँ एक हेल्दी फैमिली बनाती है, इसमें मैं बिलीव करती हूँ। जी बिल्कुल डॉक्टर वसुधा, हमने महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी काफ़ी अहम चीज़ें जानी है और आगे भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। और हम बात कर रहे थे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी संबंधित पहलू के बारे में और हमारे साथ डॉक्टर वसुधा भी हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे मैम, और अगर जो पहली बार माँ बनने वाली जो औरतें हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी? क्या कुछ उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत होती है? पहली बार माँ बनने के लिए मेंटली और शारीरिक दोनों रूप से तैयार होना चाहिए। शादी के बाद तुरंत प्रेगनेंसी बहुत सारी लड़कियां नहीं लेना चाहती हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत तरह के कंट्रासेप्टिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब वो माँ बनने का डिसीज़न लेती हैं तो सबसे पहले एक बार थ्रू आउट हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए उनको, कि उनका हार्मोन्स कैसे हैं, थायराइड का लेवल क्या है, शरीर में खून की कमी तो नहीं है, और कोई बीमारी उनको पहले से तो नहीं है, अगर है तो फिर उसके बारे में अपने डॉक्टर को जानकारी देने के लिए, ताकि उसके अनुसार ही उनका इलाज कर सके। और एक बार सारा ब्लड टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद प्रेगनेंसी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ प्री कंसेप्शनल विजिट का डॉक्टर के पास कंसेप्ट बहुत कम है, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक बार पहले जब आप चाहते हैं कि बच्चा लेना, तो एक बार डॉक्टर से मिल लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपके प्रेगनेंसी में कोई परेशानी ना हो। प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है हम उसमें ख्याल रखते हैं, लेकिन लोग बात कम नहीं करते चाइल्ड बर्थ के बाद कि हाँ। जो पीरियड होता है लोग जनरली उसको इग्नोर करते हैं, जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन जनरली वुमेन को देखने को मिलता है, उसे कैसे टैकल करने की जरूरत है? ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि प्रेगनेंसी के टाइम में तो माँ का बहुत ख्याल रखा जाता है, लेकिन जब एक बच्चा आ जाता है तो देखा जाता है कि उसको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन बच्चा जब होने वाला होता है उस समय जितना माँ को ज़रूरत होती है, उसके बाद और ज़्यादा ज़रूरत होती है एक माँ को देखभाल की। तो पोस्ट नेटल पीरियड हम लोग बोलते हैं उसको, तो उसमें कंप्लीट इग्नोरेंस बिल्कुल सही नहीं है। माँ को अपने स्वास्थ्य पे और घर के लोगों को भी माँ के हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। उनका खान पान लैक्टेशन में और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ताकि माँ को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, जो शरीर से उनका ब्लड लॉस हुआ है वो फिर से रिस्टोर हो सके, कैल्शियम मिनरल्स जो भी शरीर में कमी हुई है चाइल्ड बर्थ के दौरान, वो सब उनका वापस बॉडी में रिस्टोर होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है। शुरू के 6 महीने माँ जब बच्चे को अपना सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाती है, तो उनको कैलोरी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। लैक्टेशन में प्रेगनेंसी से ज़्यादा कैलोरी का रिक्वायरमेंट होता है। तो खान पान जैसे ग्रीन वेजिटेबल, दूध पिलाना, फल खिलाना, प्रॉपर उनको आराम मिले, इसका भी ख्याल रखना। नींद पूरी नहीं होती है माँ को, बच्चा रात भर जगता है, कोई केयर नहीं करने पे माँ को मेंटल डिप्रेशन, पोस्टमार्टम ब्लूज भी बहुत कॉमन है। और शरीर में बहुत तरह के बदलाव होते हैं एक बच्चे के जन्म के बाद, पोस्टमार्टम पीरियड 6 वीक्स में, तो उस समय भी माँ को ज़्यादा सहूलियत की ज़रूरत होती है, उनकी मदद की ज़रूरत होती है, और वो सपोर्ट डेफिनेटली फैमिली से ही आएगा। आजकल जैसे आपने बताया कॉमन प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी रेट का भी बढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। हाँ। अगर आज के दौर को देखूं तो लोग IVF और जो डिफरेंट एडवांस ट्रीटमेंट्स होते हैं उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है? सक्सेसफुल है। जब साइंस तरक्की करता है तो उसका यूज़ हम लोगों को करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे केसेस में जो लेट मैरिज होता है IVF की ही ज़रूरत होती है। थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेंस या अपने रूटीन में बदलाव और कुछ मेडिसिन की मदद से आप आराम से कंसीव कर सकते हैं, पर पहले आप दिखाएं प्रॉब्लम कहाँ है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी के कुछ सजेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनका पहले थायराइड चेकअप, प्रोलैक्टिन का लेवल, CBC काउंट और अल्ट्रासाउंड या ट्यूबल ब्लॉकेज, पहले कुछ अबॉर्शन का कंडीशन है तो SSG रिपोर्ट करा करके हम लोग देख सकते हैं कि, या हस्बैंड का सेमाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन करा करके कि कहाँ परेशानी आ रही है कंसीव करने में। जहाँ दिक्कत है उस लेवल पे काम करने का ज़रूरत है, और बहुत आराम से प्रेगनेंसी होता है। ऐसा नहीं है कि IVF के बिना आप कंसीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं फिर भी कंसीव नहीं कर पाते हैं, या कुछ ऐसी
दिक्कत है तो फिर आईवीएफ भी कराना एक अच्छा ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं और हर ट्रीटमेंट के लोगों के अंदर एक मिथ भी होती है। अगर आईवीएफ को लेके देखें या फिर एडवांस ट्रीटमेंट्स जो होते हैं उनको लेके क्या कुछ गलतफहमियां लोगों में देखने को मिलती है? उन लोगों को लगता है कि जो आईवीएफ कराना सही नहीं है, बच्चा जो है वो मतलब बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, प्रक्रिया थोड़ा पेनफुल होता है, इंजेक्टेबल्स उनको देते हैं हार्मोन्स के। तो और एक हमारे यहाँ मतलब इकोनॉमिक पार्ट भी है रिलेटेड है, हाँ एग्जैक्टली, फाइनेंस का भी प्रॉब्लम होता है लोगों को। लेकिन ये सब आपकी सहूलियत के लिए है, आपके अच्छे के लिए है। आपको जब कंसीव करने में परेशानी आ रही है तो आपकी मदद के लिए, तो इसको पॉजिटिव वे में लेने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और आजकल तो कम रेट पे बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स रांची में भी हैं और अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और सिर्फ लेकिन हर केस में आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी हस्बैंड का रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है, सीमेन एनालिसिस उनका कराते हैं, फिर हम लोग कुछ मेडिकेशन देते हैं तो ठीक हो जाता है। वाइफ के केस में भी जैसे दोनों पार्टनर्स का थ्रू आउट एग्जामिनेशन ज़रूरी है, उनका चेकअप ज़रूरी है और टाइम फॉलो अप के बाद वो बिना आईवीएफ के भी कंसीव कर सकती हैं। उसके बाद अगर दिक्कत आती है तो आईवीएफ के लिए भी जा सकते हैं। ऐसा मन में ना सोचे कि ये गलत है। जो साइंस प्रोग्रेस कर रहा है उसको हम लोगों को एवेल भी करना चाहिए, वो हमारे बेहतरी के लिए। लोगों में लगता है आईवीएफ को लेके रिस्क ज़्यादा रहते हैं लोगों के मन में। हाँ, थोड़ा प्रोसेस और ये सब, तो उनको कम्प्लीटली अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने पे जो भी डाउट्स हैं उनका क्लियर कर देने से अच्छा रिजल्ट। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। यस, काउंसलिंग हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। उनको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे, पेशेंट को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो सबको रूल आउट किया जा सकता है। जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं या कपल आते हैं, अगर आज के टाइम को देखें तो क्या ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन वो प्रेफर करना चाहते हैं? नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन क्या होगा ये पहले से नहीं कहा जा सकता है। जब एक महिला लेबर में जाती हैं जी, तभी पता चल सकता है कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। ये पहले से प्रीऑक्युपाइड माइंड में ना रखें कि हमको नॉर्मल ही डिलीवरी कराना है या हमको सिजेरियन ही कराना है, हमको नॉर्मल नहीं कराना। हाँ, लेकिन पेन बियरिंग कैपेसिटी घट रही है आजकल न्यूकमर्स में, उनको पता नहीं होता है कि डिलीवरी का प्रोसेस क्या होगा। तो जब आपके यहाँ एंटीनेटल चेकअप में रहती हैं पेशेंट तो उनको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि बर्थ प्रोसेस कैसे है, अच्छी तरीके से बताएंगे। उनके जो सवाल हैं उनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत आराम से हो जाता है। थोड़ा सपोर्ट और कोऑपरेशन का ज़रूरत होता है पेशेंट को, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके अगर उनको मदद करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे कई कपल्स हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर यूज़ कितना हार्मफुल हो सकता है उसके लिए? किसी भी चीज़ के लिए बियॉन्ड द लिमिट हम लोग नहीं सजेस्ट करते हैं कि बहुत टाइम तक आप पिल्स खाइए या कोई भी मेडिकेशन बिना डॉक्टर के सलाह के सालों लेते रहे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए भी कभी चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ की, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लेती हैं। उनका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है उनको पता नहीं होता है, फर्दर उनके प्रेगनेंसी पे उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा उनको नहीं मालूम होता है। तो सब चीज़ का यूज़ अगर वाइजली किया जाए और डॉक्टर की सलाह पे किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और कॉन्ट्रासेप्टिव का भी बहुत सारा तरीका आ गया है, ऐसा नहीं है कि पहले से, अभी बास्केट काफ़ी फुल है ना, तो बहुत सारे मेथड है, सबके लिए सारा सूटेबल नहीं होता है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर को अपने बारे में बताइए कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या चाहती हैं, फिर आपके ज़रूरत के हिसाब से वो आपको सजेस्ट करेंगे। अगर एक प्रेगनेंसी पहले से है, गैप रखना चाहती हैं तो यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी अच्छा है, या फिर आजकल इम्प्लानोन आ रहा है वो भी आप 3 इयर्स के लिए ले सकती हैं, या ओरल जो अर्ली मतलब न्यूली मैरिड कपल है वो लोग भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ओसीपी भी उनको बोल सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले सकती हैं या फिर प्रोटेक्शन मेथड यूज़ कर सकती हैं। बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ आपका क्या रिक्वायरमेंट है वो आप अच्छी तरीके से डॉक्टर से फ्रेंडली बात कीजिए,
उनको बताइए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, अभी हम बच्चा नहीं चाहते हैं या बच्चे में अंतर रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो आपको जो सजेस्ट करते हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, आज की जनरेशन को देखते हुए, आज की जो लाइफस्टाइल है उसे देखते हुए, विमेन हेल्थ और उसके जो सेल्फ केयर है उसे लेकर अगर कोई मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। जो मैंने कहा पहले भी कि अपने आप को इग्नोर मत कीजिए, फैमिली को ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी है, तो आपका खुद का ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेवारी है। तो सबसे पहले तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि एक माँ बनने के बाद आदमी बच्चे का ध्यान ज़्यादा पहले रखता है, अपने हस्बैंड का ध्यान पहले रखता है, अपने फैमिली के सारे जो मेंबर्स हैं उनका ख्याल रखना सही है, लेकिन अपने हेल्थ को भी इग्नोर ना करें। टाइम टू टाइम मेडिकेशन लीजिए। अगर आप कोई बीमारी से, क्रोनिक डिजीज़, हाइपरटेंसिव, डायबिटीज़ या कोई भी मेडिकेशन लेती हैं तो उसको टाइमली लीजिए और अपना खान पान सही रखिए। हेल्दी फूड्स खुद भी खाइए, दूसरों को खिलाते हैं तो अपने भी खाइए, है ना। और अपना, जैसे फीमेल में दूध नहीं पीती हैं, फल नहीं खाती हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाती हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो हेल्दी लाइफ स्टाइल पैटर्न है वो दूसरों को भी सिखाइए और खुद भी उसको फॉलो कीजिए, तभी एक स्वस्थ माँ, स्वस्थ फैमिली और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वसुधा के आने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने। आपने बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से आपने जो महिला के स्वास्थ्य से जुड़ी जो पहलू उन्हें बहुत अच्छे से अपनी जानकारी दी है। और ये हमें याद रखने की ज़रूरत है कि एक महिला का स्वास्थ्य केवल उनका व्यक्तिगत विषय नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार और समाज की मजबूत नींव भी होती है। इसलिए थोड़ी सी जागरूकता, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये छोटी छोटी जो आदतें हैं वहीं बड़ी बीमारियों से बचाने की एक राह हमें दिखाती है। तो इस एपिसोड में इतना ही। हम आगे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। देखते रहें हेल्थ नक्षत्र।